जो परिकल्पना सदा सर्वदा से वेद काल से लेकर के आधुनिक काल तक हमारे यहाँ विद्यमान थी। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि किस तरह हमारी सेवा होनी चाहिए। एक बेनेगल नरसिंह राव थे जो संविधान सभा के सलाहकार भी थे। 1909 में कुल 50 लोगों का आईसीएस के पद पर चयन हुआ। जो आज आईएएस है उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करती थी। उसमें से वो एकमात्र भारतीय थे। प्रशिक्षण के बाद उनको पहला पदस्थापन मिला अपने ही राज्य में, अपने ही शहर में, मद्रास में, जो वर्तमान में चेन्नई है। तो जैसे ही उनको पदस्थापन मिला उनके सारे ठीक परिचित संबंधी भाई बंधु सब मिलने आए कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहीं के रहने वाले यहीं पदस्थापन हुए। लेकिन उन्होंने तुरंत पत्र लिखा कि मैं तटस्थ रह करके और न्यायपूर्ण तरीके से यहाँ कार्य नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे चाहे बर्मा भेज दीजिए। उस समय सबसे जो दूर पोस्टिंग मानी जाती थी वो बर्मा मानी जाती थी। चाहे मुझे बर्मा भेज दीजिए लेकिन मैं मद्रास में पोस्टिंग नहीं दूंगा। ये है गणतंत्र की मूल भावना कि गण में किस तरह से तटस्थ होकर के हम कार्य कर सकते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपको लग सकता है अत्यल्प समय, लेकिन जिन संविधान नेताओं ने पूरे विश्व के संविधानों का अध्ययन किया, पूरे विश्व के संविधानों की अच्छी अच्छी बातों को समावेशित किया, और हमारे यहाँ कहा भी गया है कि नीर क्षीर विवेक। तो नीर क्षीर विवेक क्या होता है? दूध को ले लेना और पानी को छोड़ देना, ये हर किसी के बस का नहीं होता है। लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता थे अम्बेडकर साहब और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसी तरह से जो पहले भी संविधान लागू हुआ 1935 में, जिसका बहुत सारा अंश हमारे संविधान में लिया गया, उसमें भी बहुत से लोगों का, विशेष रूप से सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल इत्यादि का बड़ा योगदान रहा था। तो उन लोगों ने मिलकर के हमें एक ऐसा नियम दिया जिस पर चलकर हम न केवल विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं, अपितु जो प्राचीन वैभव था, भारत विश्व का पराक्रमी राष्ट्र था, भारत सोने की चिड़िया भी था, भारत विश्व गुरु भी था, वो भी हमें पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन हमें केवल एक ही संकल्प लेना चाहिए कि जो कर्तव्य पथ हमें मिला है उस कर्तव्य पथ को अच्छे से कैसे निभाएं। केरियन साहब ने कहा कि आज भी लगता है कि राजनीतिक न्याय तो मिल चुका है लेकिन सामाजिक आर्थिक नहीं मिला है। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। तो जब भी गांव में जाते हैं तो मन करता है कि यहीं बैठे रहे। इसी गांव के अंदर एक एक व्यक्ति को जब तक शासन की समस्त योजनाओं के लाभ से अवगत नहीं करवाते तब तक एक गांव से उठना ही नहीं। क्या ऐसी परिकल्पना हम कर सकते हैं? आप सोच के देखिए, हमारे छोटी सी मशीन थी, वो सचिव हो, लेखपाल हो, वो मनरेगा से संबंधित कार्यकर्मी हो, या हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से संबंधित, या जो विभिन्न प्रकार की जो सखी है, बैंक सखी है, समूह सखी है, ये सारी हो। आप सोच के देखिए, सारा ग्राम को मिल करके कि एक गांव के हर व्यक्ति को लाभ देना ही देना है, इस भाव से लग जाए तो संभल क्यों नहीं नंबर 1 हो सकता? तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं नंबर 1 हो सकता? और क्यों नहीं वो व्यक्ति जो बिल्कुल अंत्योदय, अंतिम पायदान पर बैठा है, उसका हम उदय नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बस ये है कि हमें मन लगाना पड़ेगा। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है, आश्चर्य होता है कि लोगों को अच्छा लगता है कि बड़े बड़े शहर में चकाचौंध में रहना है। याद रखना, जो चकाचौंध में रहता है उसकी आंखें भी चुंधिया जाती है, मन भी चुंधिया जाता है, बुद्धि भी चुंधिया जाती है। वहां कुछ भी नहीं है, ना भारत है वहां, ना आपके अपने लोग है, ना वहां संबंध है, ना वहां कुछ है। यदि वास्तव में भारत को देखना है, वास्तव में संबंधों को जीना है,
वास्तव में सेवा करनी है इस भारत राष्ट्र की, तो वो आज भी गांवों में बसता है, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। और यदि एक एक व्यक्ति, हमारे यहाँ कहते हैं कर्मचारी कम है, 40% के काम करते हैं 50% के। आप सोच के देखिए, आज भी यदि सब लोग 30-40 लोग जो गांव के अंदर हैं, गांव में कितने लोग हैं? 1500, 2000, 2500, 5000, बहुत कम गांव है जो बड़े बड़े गांव। सामान्य रूप से मुझे लगा 2500 से 3000 के अंदर सब गांव समा जाते हैं। और 2500 से 3000 लोग क्या होते हैं, ये बताइए? कुछ नहीं होते। यदि 25 लोग गांव के अंदर हैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, 20 लोग गांव के अंदर प्रतिनिधि के रूप में है, तो बड़ी मुश्किल से एक एक व्यक्ति को 100 लोग आते हैं। और 100 लोगों से पूछना आपको क्या समस्या है, क्या नहीं है, और उनका समाधान करना। सोचिए, हम चाहें तो 6 महीने में गांव को उठा सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। गांव में एक भी समस्या नहीं रहेगी, शहर में भी एक भी समस्या नहीं रहेगी जो बार बार हम लगेंगे। लेकिन जो संविधान की वास्तव में मंशा है, संविधान की जो भावना है, जिसे प्रस्तावना में उल्लिखित किया गया है, उस भाव से हमें लगना पड़ेगा, बिना किसी भेदभाव के। चाहे वो जाति का हो, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो वर्ग का हो, किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं रखना, तब जाकर के हम समाधान कर पाएंगे। और जो बदमाशी करता है उस पर कार्रवाई भी होगी, जो अच्छा कार्य करता है वो पुरस्कृत भी होगा। ये दोनों भाव हमारे में हमेशा रहने चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि प्रत्येक कार्यक्रम में कोई ना कोई पुरस्कार दिया जाना चाहिए, ताकि काम करने वाले को मोटिवेशन मिले, और जो काम नहीं करता उसको दंड भी प्रत्येक में मिलना चाहिए, ताकि ये हो कि जो काम नहीं करता है उसके साथ भी क्या होता है। आज हमारी जो संबल की पूरी टीम है बहुत अच्छे से काम कर रही है।